सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। तो ये हमारा स्ट्रेटजी वीडियो होने वाला है एम सी आर ई का। ठीक है, एम सी आर ई 4 हमारा है अब। 22 दिसंबर से इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और फॉर्म की कल लास्ट डेट है। तो जिसने भी फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है तो वो सबसे पहले फॉर्म भर दो। ठीक है, लास्ट डेट का इंतज़ार मत करो, वैसे भी वेबसाइट बिजी हो जाती है। तो इससे पहले 3 बार एम सी आर ई कंडक्ट कराया जा चुका है 23 में, दैन इस साल 24 का कंडक्ट कराया था और अगस्त में 25 का। तीनों का मतलब फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है और अभी जॉइनिंग प्रोसेस अंडर प्रोसेस है जॉइनिंग। तो अगर मैं 24 की बात करूँ तो 650 वैकेंसीज थी। ठीक है, दैन हमारा 25 में 450 वैकेंसीज थी। और ये वाला जो सी आर ई 4 आया है, ठीक है, 4 करके, इसमें 80 के अराउंड वैकेंसीज है। ठीक है, 2023 का मैंने पेपर शेयर किया है ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। उसमें अगर आपने देखा होगा तो मोलिकुलर बायोलॉजी से अच्छे खासे क्वेश्चन थे। दैन 24 वाला जो सी आर ई था उसमें बायोकेमिस्ट्री से अच्छे खासे क्वेश्चन थे। रैंक 1 जो थे उसकी 282 मार्क्स का आए थे आउट ऑफ 400। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का होता है और टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन 25 का जो एम सी आर ई था अगस्त में हुआ था, माइक्रोबायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे और जो रैंक 1 थे उनका 324 मार्क्स था आउट ऑफ 400। ठीक है, तो अब अगर हम क्वेश्चन के रेशियो की बात करें तो जो 24 था, ठीक है, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सा पेपर था। पता नहीं था कि कैसा पेपर आएगा, क्वेश्चन भी नहीं थे। 23 वाले जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन इतने नहीं पता थे। एंड बायोकेमिस्ट्री ज़्यादा था। ठीक है, और उसका था 70 और 30 का रेशियो था, यानी कि 70 क्वेश्चन डोमेन से और बाकी 30 क्वेश्चन जो थे वो हमारे नॉन टेक्निकल पार्ट से थे। ठीक है, नॉन टेक्निकल में मैथ भी पूछा गया था तो इस वजह से पेपर थोड़ा टफ था, है ना। और इसीलिए कट ऑफ जो था थोड़ा कम गया, मतलब कट ऑफ तो नहीं लगा था बट हाँ क्वालिफाइंग मार्क्स थोड़ा कम था। सी आर ई 25 में भी अनप्रडिक्टेबल टाइप का पेपर था। देखो पेपर का इनको हमें पता नहीं होता है कि पेपर एक्चुअल में कहाँ से बनाएंगे, है ना। इसमें थोड़ा पैटर्न चेंज किया, 80 क्वेश्चन डोमेन से आए, 20 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल पार्ट से थे। मैथ इसमें नहीं पूछा गया था, है ना। उन्होंने लिख दिया है कि सिंपल सा 80 को मार्क्स एम एल टी और 20 मार्क्स आपके नॉन टेक्निकल, यानी कि उसमें मैथ्स, इंग्लिश और जी के कंप्यूटर आ सकता है। ठीक है, तो सिलेबस कुछ दिया नहीं है तो कुछ भी पूछ लेते हैं उठा के, है ना। देन सी आर ई 24 में जो था 900 रैंक तक एलोकेशन हुआ था, यानी कि जनरल कैटेगरी में। और इसमें 900 रैंक तक गया था, लेकिन इसमें ई एस आई सी की वैकेंसीज थी। ठीक है, अगर जे एम एल टी की मैं बात करूँ तो 190 से 190 रैंक तक जनरल कैटेगरी में मिल गया था, जे एम एल टी फ्रेशर कैटेगरी में, है ना। जो एम्स वगैरह में जे एम एल टी होता है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। दैन सी आर ई 25 में इस बार जो अभी एलोकेशन रिजल्ट आया परसों, उसमें 507 रैंक जनरल का गया है ई एस आई सी वाली कैटेगरी में, जे एम एल टी का। और 116 जनरल कैटेगरी का गया है जे एम एल टी इन एम्स, है ना। एम्स में जो होती है ना अलग अलग, जिसमें फ्रेशर एलिजिबल होते हैं, बी एस सी फ्रेशर, है ना। तो और इसमें वैकेंसीज मैंने बताया था 650 के आसपास थी, इस वाले में वैकेंसी 450 के आसपास थी। और अभी जो एम सी आर ई आया है 4, उसमें तो वैकेंसी आई थिंक 80-90 के अराउंड है। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम जो वैकेंसीज है ना वो 50 के अराउंड वैकेंसीज फ्रेशर के लिए है। ठीक है, तो फ्रेशर लोग भी एलिजिबल है ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज के लिए। ठीक है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा कट थ्रोट कंपटीशन होगा आपको, मतलब नेक टू नेक कंपटीशन, है ना। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इवन किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अपना टारगेट रखिए कि आप 300 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करें। ठीक है, 300 से ज़्यादा मार्क्स। इस वाले में अगर आप रिजल्ट उठाकर देखोगे रैंक वाइज, तो आपको दिखेगा कि जो जिसका 20 रैंक आया था उसके 288 मार्क्स थे सी आर ई 25 में, जबकि इसमें माइक्रोबायोलॉजी वगैरह के क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो जो डोमेन वाला पार्ट था वो डुएबल था इसलिए। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको टॉप 20 में आना पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, और अबव 300 किसी भी हाल में स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन आपका इन्हीं बच्चों से नहीं है जो मतलब इस बार पेपर देने वाले हैं।
कंपटीशन आपका उन बच्चों से भी है जो CRE 23 से लगातार पेपर दे रहे हैं और क्वालिफाई तो कर रहे हैं, लेकिन फाइनल मेरिट पे नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि रैंक जो है वो कम आ रहा है। ठीक है, तो वो सारे बच्चे भी दोबारा दोबारा देते हैं एग्ज़ाम। इवन जो इस बार जो बच्चे, जिन बच्चों का फाइनल एलोकेशन हुआ है ना, वो बच्चे भी फिर से एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, क्योंकि अपना होम स्टेट लेने के लिए, या किसी को जैसे ESIC साउथ में मिल गया हो, तमिलनाडु, तेलंगाना, और कोई यूपी का रहने वाला है, तो वो फिर से एग्ज़ाम देगा। इट इज़ सिंपल, है ना। सभी को अपना होम स्टेट चाहिए होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करिए, 60 आपको डोमेन में क्वेश्चन ठीक करने हैं और 15 आपको नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है उसमें ठीक करने पड़ेंगे, तब जाके आपका 75 ठीक होगा। और 75 इंटू 4 300 स्कोर आपका होगा। ठीक है, देन हम इस वीडियो में बात करेंगे सिलेबस के बारे में। देन बुक्स और रिसोर्सेज हम क्या फॉलो कर सकते हैं, पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, और फिर PYQs और MCQ टेस्ट सीरीज़ वगैरह के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूँ तो देखो, माइक्रोबायोलॉजी में आप वही जो सिंपल बवेजा और अपूर्वा शास्त्री से तो सारे क्वेश्चन एज इट इज उठा लिए थे इस बार CRE में, तो ज़रूरी नहीं है कि वो फिर से इसी बुक से पूछेंगे, बट हाँ अगर उन्होंने एक बार पूछा है तो हम इस बुक्स के सारे क्वेश्चन अच्छे से करने चाहिए, तो एक बार इस बुक को भी पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, खासकर MCQ को। तो माइक्रोबायोलॉजी के लिए आप ये वाली बुक फॉलो कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री के लिए सत्यनारायण इज़ द बेस्ट बुक, है ना, उसी से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। PGI के भी जो पेपर हुआ था 22 को, उसके भी क्वेश्चन बहुत सारे बायोकेमिस्ट्री के सत्यनारायण बुक से थे। और हीमेटोलॉजी के लिए और पैथोलॉजी के लिए आप हर्ष मोहन वाली बुक फॉलो कर सकते हैं। देन हिस्टोपैथोलॉजी के लिए एक JP की करके बुक आती है। सारी बुक्स की जब PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, फिर प्रैक्टिकल बुक्स होती हैं, या तो आप कोई भी अपने कॉलेज की बुक फॉलो कर लो प्रैक्टिकल के लिए, है ना, वहाँ पे प्रैक्टिकल आपने करे होंगे, या फिर प्रैक्टिकल की अलग अलग बुक्स होती हैं हर सब्जेक्ट की, वो आप देख सकते हो। वो भी बहुत सारी बुक्स की PDF टेलीग्राम ग्रुप में है। ठीक है, मैं कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। देन उसके बाद आप जब अपना बेसिक और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको होगी, सिलेबस कवर करेंगे, तो देन उसके बाद आप कोई भी MCQ बुक खोल लेंगे, डेली बेसिस पे MCQ सोल्व करना। यूट्यूब के जो मतलब डेली जो क्विज वगैरह वाली वीडियोस हैं, उनको तभी करने का फ़ायदा है अगर आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपका एक बेस तैयार है, तभी आप क्वेश्चन को करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। बजाय कि आप रेंडमली डेली बेसिस पे यूट्यूब के जो MCQ वीडियो वाली चल रही होती है उनको देखना स्टार्ट कर दो। देन सबसे बेटर मैं एक चीज़ बताऊंगा कि 20 पेपर मैंने दे रखे हैं PYQs के, अलग अलग एग्ज़ाम्स के ग्रुप में। उन पेपर्स को उठाओ, उनके जो क्वेश्चंस है ना, उनसे आपको पता लगेगा कि सिलेबस में से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, और क्या आपको पढ़ना है, और किस चीज़ के आपके पास नोट्स होने चाहिए। ठीक है ना। और ये एक्सरसाइज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अभी आपने जो CCRH का जो पेपर हुआ था, जो भी हुआ था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्ट अलग अलग PYQs में एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे। कोई रेलवे में पूछा गया था, कोई DSSB में पूछा गया था। वो सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ उठा उठा के पूछ रखे थे। ठीक है, तो मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो सिलेबस में गिने चुने ही होते हैं ना। अब ऐसा तो नहीं है कि बायोकेमिस्ट्री का आपने सिलेबस ले लिया, पूरा सिलेबस ही इंपॉर्टेंट है। उसमें से कुछ टॉपिक होते हैं जो मतलब करंट इश्यूज में, मतलब करंट में चल रहे होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, और वहीं से क्वेश्चन बना के पूछते हैं वो लोग। तो ये तो हमारा हो गया जनरल पार्ट, डोमेन पार्ट, क्या आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। दैन नॉन टेक्निकल पार्ट की मैं बात करूँ तो इंग्लिश में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आर्टिकल से पूछ लेंगे, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और एंटोनिम सिनोनियम का मतलब ईजी, बहुत ही ईजी आता है जनरल बेसिस का। देन GK करंट की अगर मैं बात करूँ तो करंट में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, है ना, कौन सी सैटेलाइट लॉन्च हुई है, प्रधानमंत्री ने कौन सी नई स्कीम लॉन्च की है, योजना, तो कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट करंट है ना पिछले 6 महीने के, है ना, वो आप ऊपर ऊपर से देख लो। देन लूसेंट GK आप फॉलो कर सकते हैं। GK में बहुत कुछ, जैसे फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट है, जैसे गांधी वाला पार्ट है, वहाँ से जैसे दांडी मार्च पूछ लिया था, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो लोग। नॉन टेक्निकल का मैंने एक पहले भी वीडियो बना रखा है, अब वो थोड़ा ब्रीफ में है तो उसे आप देख सकते हैं। देन आर्टिकल्स हो गए, पॉलिटिकल रिवर्स हो गए। तो जनरल हर सब्जेक्ट का जो भी ऐसा वाला पोर्शन जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे आर्टिकल हमारे हो गए, ज्योग्राफी में आपका रिवर, माउंटेन, ये हो गया।
देन गांधी वाला फेस हो गया हिस्ट्री में, और पॉलिटी में आर्टिकल्स हो गए, इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हो गए, है ना। तो ये वाली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन कंप्यूटर की अगर मैं बात करूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया आपका, कीज़ हो गई, देन आउटपुट इनपुट डिवाइस हो गए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन मैथ्स भी 2025 में नहीं आया था लेकिन 2024 में आया था, ठीक है। मैथ्स में जो बेसिक अर्थमेटिक है वही इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी बेसिक वाला क्वेश्चन पूछेंगे वो लोग। नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, एलसीएम एचसीएफ से पूछ लिया, स्पीड टाइम डिस्टेंस एज, रीजनिंग में नंबर सीरीज वगैरह हो गई, कैलेंडर रैंकिंग, इनके जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है ना वही पूछेंगे डायरेक्ट, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 क्वेश्चन। देन अगर बुक से समझ में नहीं आ रहा है कोई टॉपिक तो वीडियोस की अगर मैं बात करूँ तो माइक्रो के लिए डॉक्टर प्रियंका सचदेव है, मैंने कई बार टेलीग्राम ग्रुप में बताया, वो मैम के जो नोट्स भी मैंने शेयर कर रखे हैं पूरे माइक्रो के, बहुत ही अच्छा पढ़ाती है सच में। मुझे मतलब माइक्रो में पूरे यूट्यूब में इनसे बेटर कोई टीचर नहीं लगा। देन बायो केमिस्ट्री के लिए डॉक्टर राजेश जाम्बोलकर है, बट ये ना थोड़ा नीट पीजी के लेवल का पढ़ाते हैं, तो आप अपने हिसाब से मतलब चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं मल्टी लेवल का, ठीक है। देन हीमेटोलॉजी के लिए एक डॉक्टर नाजीर है, थोड़े गंजे से हैं, तो उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनके यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाओगे तो हीमेटोलॉजी की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वो पूरी प्लेलिस्ट में इन्होंने हीमेटोलॉजी के जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर कराए हुए हैं, ठीक है। देन मैथ्स की अगर मैं बात करूँ नॉन टेक्निकल पार्ट में तो राकेश यादव की जो बेसिक अर्थमेटिक की वीडियोज़ है प्लेलिस्ट है वो आप देख सकते हैं। रीजनिंग के लिए पीयूष पीयूष वार्ष्णेय करके एक एसएससी वाले जो टीचर है वो आप रीजनिंग के लिए फॉलो कर सकते हैं। जीके के लिए एसएससी परमार के जो सेलेक्टिव टॉपिक्स है ना, जैसे ज्योग्राफी के में रिवर्स के वीडियो एक देख लिया, तो जो भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, और एक बार मैं पूरी लिस्ट शेयर कर दूंगा जीके की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो वो आप ऐसे इनके चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। या आप कोई भी रैंडमली कोई भी जो भी मतलब आपको ठीक लगे किसी का भी यूट्यूब चैनल आप वो फॉलो कर सकते हैं नॉन टेक्निकल के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल ये सारी चीज़ें। सुनाओ, अब बात करते हैं कि पढ़ना कैसे और क्या पढ़ना है, ठीक है। तो देखो मैंने सारी बुक लिस्ट तो आपको बता दी है, ठीक है। बाकी आपको जो भी सूटेबल लगे आप वो बुक फॉलो कर सकते हैं हर सब्जेक्ट के साथ, और जो भी मतलब यूट्यूब चैनल या कोई भी कोर्स आपने ले रखा है तो किसी एक पे ही स्टिक रहिए और चीज़ों को लिमिटेड करिए, लिमिटेड सोर्सेज से मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे तो वो ठीक रहेगा, है ना। तो पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पास सिलेबस होना चाहिए, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। एमएलटी का कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता है ना। लेकिन जो अभी मिनिस्ट्री अलाइड हेल्थ केयर वहाँ उन्होंने जारी किया है वो वाला सिलेबस आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वाला सिलेबस जैसे उनका ये वाला सिलेबस था, ये वाला सिलेबस उन्होंने दिया है, ये मैंने ग्रुप में भी शेयर किया है, ठीक है। आप उनकी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देन इसी सिलेबस को मैंने शेयर भी किया था पार्ट्स में डिवाइड करके, ठीक है। तो जैसे ये वाला सिलेबस था तो इसमें ना पार्ट्स में आपको दे रखा होगा, जब मैंने पीजीआई वाला स्ट्रेटेजी शेयर किया था तो उसमें भी मैंने बताया था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का तीनों साल का अलग अलग सिलेबस दे रखा है, ठीक है। इस वाले सिलेबस में तो तीनों में जितना भी हीमेटोलॉजी वाला पार्ट सेक्शन है उसको मैंने मतलब स्क्रीनशॉट करके एक पीडीएफ में अलग कन्वर्ट कर लिया, बायोकेमिस्ट्री वाला अलग कर लिया, माइक्रो वाला अलग कर लिया, है ना। फिर मैंने क्या करा, मैंने सारे पीवाईक्यूज पढ़ रखे थे। आपने अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैंने पहले भी हाईलाइट कर दिया था, ग्रुप में शेयर भी कर रखा है ये सिलेबस। देन आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये हाईलाइट कर रखा है कि हिमेटोपोएसिस ये इंपॉर्टेंट है, कि साइट पूछ सकते हैं कि भाई ब्लड की फॉर्मेशन साइट कौन सी है ना, कि 6 मंथ में कौन सी है, 3 मंथ में कौन सी साइट है। देन एबनॉर्मल आरबीसी, पीजीआई में भी एक क्वेश्चन आया था और ये मैंने पहले ही बताया था, एबनॉर्मल आरबीसी, इसके तो शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए, ये मैंने हाईलाइट कर लिया। देन हीमोग्लोबिन के टाइप, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये मैंने हाईलाइट कर लिया। देन कोएगुलेशन फैक्टर्स मैंने हाईलाइट कर लिया, ये सार इंपॉर्टेंट हो जाता है। विंट्रोप ट्यूब कई बार पूछा गया है, उसका जो लेंथ है वो भी पूछा गया था एमसीआरई में, तो ये मैंने हाईलाइट कर लिया। एंटीकोगुलेंट टाइप, ये मैंने हाईलाइट कर लिया। देन हमारा एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो जो जो पोर्शन मुझे इंपॉर्टेंट लगा, और ये मुझे पता कहाँ से चला कि कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, वो मुझे पता चला पीवाईक्यूज को देख के,
पी वाई क्यूज़ मतलब अलग अलग एग्ज़ाम्स के मैंने पी वाई क्यू एनालाइज़ किए, तो वो मुझे पता चला, ठीक है। अगर कोई बिगिनर है, आपने पहले एग्ज़ाम नहीं दिए, तो आपको सारे पी वाई क्यूज़ एक बार देखने होंगे, है ना, गो थ्रू करना होगा। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, पहले एम सी आर ई दिया है, तो आपको पता होगा। देन ये जो टॉपिक्स थे ये हाईलाइट कर रखे हैं मैंने। इस बार जो है ना फिश आया था, और फिश के बाद फ्लो साइटोमेट्री, सी डी मार्कर्स, यहाँ से डायरेक्टली 5-6 क्वेश्चन आए थे पीजीआई में, ठीक है। तो वो आपको लग रहा होगा कि कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, सिलेबस का पार्ट है भी या नहीं, लेकिन वो सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। ऐसे ही इसमें प्रैक्टिकल्स भी दे रखे हैं कि जो जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। देन ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये इम्पोर्टेंट है हमारा। और फिर कॉम्पोनेंट्स हो गए ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के, एच एल ए टेस्टिंग इसमें दे रखा है। तो एक बार जल्दी जल्दी ना मैं सिलेबस को पूरा गो थ्रू कर लूँगा, और कुछ कुछ जो हाईलाइट मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा उसको मैं मतलब हाईलाइट कर लूँगा। और डेली बेसिस पे फॉर एग्जांपल मैंने हिमेटोलॉजी का कोई भी चैप्टर पढ़ने बैठ गया, एनीमी में पढ़ने बैठ गया, तो मैं एक बार सिलेबस को देख लूँगा, ठीक है। तो कोई भी कुछ भी पढ़ने से पहले आपको पहले पी वाई क्यूज़ देखने हैं, सिलेबस देखना है कि उस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, कोई टॉपिक छूट तो रह नहीं रहा है। एच एल ए टेस्टिंग है, ज़रूरी है नहीं है, अभी तक एच एल ए नहीं पूछा है तो दोबारा फिर से नहीं पूछेंगे। देन यही बायोकेमिस्ट्री के साथ भी है। बायोकेमिस्ट्री में जैसे अगर मैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ये वाला मैं चैप्टर देख रहा हूँ सिलेबस में, तो मुझे पता है कि भाई यहाँ पे एसिड बेस और बफर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। देन आप अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स वगैरह पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अमाइनो एसिड्स के जो टाइप है उसके क्लासिफिकेशन है, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, मुझे ये पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, ठीक है। देन प्रोटीन के क्लासिफिकेशन, मुझे पता है कि भाई एम सी आर ई जो अभी 24 वाला एम सी आर ई था, तो उसमें प्रोटीन की क्लासिफिकेशन पूछी गई थी, वहाँ से केस मिल्क केसिन ये सब पूछा गया था, ठीक है। तो मेरे पास उसके नोट्स होने चाहिए। देन न्यूक्लिक एसिड, ये थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लोगे, है ना। देन जितने बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल था, आपको आपके पास सिलेबस नहीं है तो ये एक आपके पास सिलेबस हो गया, है ना। मुझे पता है कि भाई बायोकेमिस्ट्री में जितने भी ये टेस्ट है ना, ये सारे तो टेस्ट पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं इनके शॉर्ट नोट्स बना लूँगा 1 पेज के, सारे टेस्ट लिख के कि किसी किसके लिए यूज़ होता है ये सारे टेस्ट, में एक बार इसके शॉर्ट नोट्स बना लूँगा, ठीक है। देन सेंट्रीफ्यूगेशन है, एनालिटिकल बायोकेमिस्ट्री में ये आ गया इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पार्ट। मुझे पता है होना चाहिए कि भाई सेंट्रीफ्यूज का कि कितने आरपीएम पे क्या सेंट्रीफ्यूज करते हैं। ये वाला क्वेश्चन अभी आया था पीजीआई में, और पहले भी पूछ चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स में, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कितने आरपीएम पे सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ठीक है। देन इलेक्ट्रोफोरेसिस में एगरोस जेल इलेक्ट्रोस्फोरेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कौन सा इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या चीज़ सेपरेट होती है ये मुझे पता होना चाहिए, और किस बेसिस पे सेपरेट होती है इतना भी मुझे पता होना चाहिए। और ये चीज़ मुझे पता कहाँ से चली है, क्योंकि मैंने पी वाई क्यूज़ देखे हैं, है ना। ओवर द टाइम मैंने पी वाई क्यूज़ डेली बैठ बैठ के पढ़े हैं। मुझे पता है कि भाई इम्यून ऐसे में जो ये दे रखे हैं, यहाँ पे एलाइजा इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी कंट्रोल क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, एलजे ग्राफ यहाँ से पूछ चुके हैं, तो इस बार हो सकता है कि वेस्ट गार्ड रूल पूछ ले वो लोग। दैन जितनी भी डिसीज़ हैं, है ना, बायोकेमिस्ट्री वाले डिसीज़ है, मैंने एक शेयर कर रखा था ग्रुप में, बायोकेमिस्ट्री की जितनी भी डिसीज़ है सारी लिख के। और उसमें आई थिंक सीलियक डिजीज़, हाँ सीलियक डिजीज़ पीजीआई में ही पूछ रखा है, सबसे पहली दूसरी डिसीज़ मैंने लिख रखी है सीलियक डिजीज़, और वो डायरेक्टली ऐसे एज इट इज़ उन्होंने उठा के पूछ लिया है पीजीआई में, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बना लो। देन एसिड बेस बैलेंस हो गया, ब्लड गैस एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीनल फंक्शन टेस्ट में अगर मैं बात करूँ तो इसके थोड़े बहुत शॉर्ट नोट्स मेरे पास होने चाहिए। जितने भी कार्डियक प्रोफाइल्स है ना, कार्डियक मार्कर्स है, वहाँ से एक ना एक क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। अभी बेंसे जोन्स प्रोटीन करके कुछ पूछा था। देन अगर मैं मेटाबॉलिज्म की बात करूँ तो टीसीए साइकिल से बीच में एक क्वेश्चन आया था, ग्लाइकोजेनेसिस ग्लूकोजेनेसिस से पूछा था। मुझे पता था कि भाई जो 2024 वाला एमसीआर है उसमें कितने एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म्ड होते हैं वो मुझे पता होना चाहिए, है ना। उसके मेरे पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए किस किस साइकिल में कितने कितने एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म्ड होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले पूछ चुके हैं तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, खासकर जो वो चीज़ जो पहले मतलब पूछी जा चुकी है, ठीक है। बीटा ऑक्सीडेशन हमें पता होना चाहिए।
देन यूरिया साइकिल, यूरिक एसिड, ये वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। देन ब्रेक डाउन ऑफ प्योरिन पैरामिडीन्स, है ना, ये पूछा था अभी, शायद पीजीआई में पूछा था या किसी एग्जाम में पूछा था। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आए थे MCRE 25 में, ठीक है। तो ये ओवरऑल पढ़ने का तरीका हो गया कि भाई आपने सिलेबस अपने सामने खोल लिया है, आपको रिसोर्सेज पता है, आप आपने सिलेबस देखा है, सिलेबस में आपने इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको हाईलाइट कर लिया है, किस बेसिस पे, PYQ के बेसिस पे, है ना। अब जो भी टॉपिक्स, अब अगर आपको नॉर्मली याद हो रहा है बुक से ही तो वो अच्छी बात है, लेकिन आपको लग रहा है कि भाई ये चीज़ मेरे दिमाग में ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी, इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है, तो उसको आप एक शॉर्ट नोट्स में मतलब बना सकते हैं समरी टाइप में, है ना। तो ये हो गया आप सिलेबस को पढ़ने का तरीका। अब मैं बुक का बताता हूँ, जैसे कि भाई बुक है ना, फॉर एग्जांपल मुझे प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स, मुझे सत्यनारायण की बुक मैंने ओपन कर लिया, तो अब मुझे पढ़ना है। तो इसको मैं डायरेक्टली पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, इसको मैं क्या है कि जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हाईलाइट चीज़ें हैं ना उनको मैं पढ़ लूँगा। फॉर एग्जांपल प्रोटीन क्या है, ठीक है, देन उसका कंपोजिशन क्या है, प्रोटीन का क्या पता कंपोजिशन पूछ ले। अमाइनो अमाइनो एसिड्स क्या है, उसकी चेन्स, ये सब पूछ लिया। फिर अमाइनो एसिड्स का ये असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स, है ना, ये थोड़ी ब्लैक में हाईलाइट पोर्शन है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन सा है इसमें, तो ये मुझे पता होना चाहिए। देन दो छोटी छोटी जो कुछ चीज़ें हाईलाइट कर रखी है वो सारी मतलब एक बार मैं गो थ्रू कर लूँगा। रिएक्शन विद निनहाइड्रीन, है ना, रूमेंस पर्पल, ये मुझे पता होना चाहिए। देन जो टेबल फॉर्मेट में जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें दे रखी है वो मुझे थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। देन प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं सारा पूरा चैप्टर पढ़ने बैठ जाऊंगा, क्योंकि इतना तो टाइम है नहीं, है ना। और आपको अगर आपको लग ही रहा है कि भाई मुझे सारा ही चैप्टर पढ़ना है, तो आप किसी मतलब यूट्यूब की वीडियोस का हेल्प ले सकते हैं। देन फिर कलर रिएक्शन ऑफ प्रोटीन, ये मैं एक बार पढ़ लूँगा। देन प्रोटीन के जो टाइप्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आए तो मैं एक बार सारे क्लासिफिकेशन देख लूँगा, उनके एग्जाम्पल देख लूँगा, है ना। देन ग्लूटाथायोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने देखो इसलिए हाईलाइट कर रखा है क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। ग्लूटाथायोन, अल्फा ग्लूटामाइल, ये पूछा है पीजीआई के एग्ज़ाम में शायद, है ना। तो आप अगर आप आईपैड से पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना लो किसी भी मतलब हर चैप्टर के। न्यूक्लियोटाइड्स हो गया ये। तो ये एक तरीका हो गया मतलब किताबों को पढ़ने का, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो मैंने बायोकेमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स भी शेयर किए थे ग्रुप में। तो ये देखो मैंने क्या कर रखा है, जितने भी इंपॉर्टेंट मुझे टेबल लगे मैंने सारे काट पीट के यहाँ पे एक मतलब कॉपी बनाई ऑनलाइन ही, और उसमें पेस्ट कर रखे, ठीक है, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा। फिर मैंने लास्ट में सारे क्वेश्चंस जो है अलग अलग एग्जाम्स के सारे क्वेश्चन पेस्ट कर लिए, तो इससे मुझे पता चल गया कि भाई कौन सा टॉपिक से किस टाइप में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। मुझे पता चल गया कि भाई जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स के अलग अलग टाइप्स है, इतने सारे प्रोटीन्स है, उसमें एल्बुमिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो, है ना। तो ये ओवरऑल हो गया कि भाई कैसे हम पढ़ सकते हैं चीज़ों को, कि भाई हमारा सिलेबस भी हो गया, सिलेबस भी हमारे पास है, रिसोर्सेज भी हमारे पास है, पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है ये भी हमारे पास है, और PYQs है हमारे पास। देखो ग्रुप में मैंने 18 से 20 पेपर शेयर कर रखे हैं, वो आपको पढ़ लीजिए, उससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब बात करते हैं डेली क्विज की, ठीक है। तो डेली क्विज मैंने जनवरी से ही कंडक्ट कराए हैं, और पता नहीं बहुत सारे क्विज मेरे पास हो चुके हैं। तो वाट आई हैव डिसाइडेड कि मैं इस बार क्विज तो हम डेली कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन टॉपिक वाइज जैसे मैंने आपको बोल दिया कि या फिर एक हफ्ते में माइक्रोबायोलॉजी आप कंप्लीट कर लेना, तो फिर माइक्रोबायोलॉजी के पहले जितने भी कुछ कंडक्ट कराए हैं ना, मैं वो सारे के सारे आपको शेयर कर दूंगा, है ना। फिर आपको जो भी मन करे, जिस भी टॉपिक अगर वाइज टॉपिक वाइज भी है कुछ और कुछ रैंडम भी है, तो जो भी आपको मन करे उसको मतलब आप कितने भी दिन में पर डे कितने भी कुछ क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब ओवरऑल सारे इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है वो, है ना। जितने PYQs है उसमें सारे ही चीज़ें इंक्लूड है क्विज में, ठीक है, आपने अगर दिया भी है तो। और बहुत बेनिफिट भी हुआ है बच्चों का, सिलेक्शन भी हुआ है, ठीक है।
इस बार मैं क्या करूँगा कि डेली क्विज का मैंने डिसाइड किया है कि जो नॉन टेक्निकल पार्ट है ना उसका हम डेली क्विज करें, है ना, ताकि बच्चे वहाँ पे ज़्यादा स्कोर कर सकें। क्योंकि जो पहले क्विज है 1 महीने की बात है, और जो डोमेन वाला पार्ट है ना उसका हम वीकली मतलब 50-50 क्वेश्चन का क्विज कंडक्ट करा है, ठीक है। क्योंकि क्या है ना कि डेली बेसिस पे क्विज बहुत हम करा चुके हैं, और सारे क्विज अगर वही डेली बैठ के क्विज बनाओ 1 घंटे, और उसमें टाइम बहुत ही मतलब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ना। मेरा भी टाइम इन्वेस्ट इन्वेस्ट होता है, और फिर 20 या 30 बच्चे आके डेली क्विज अटेम्प्ट करें तो वो मतलब इतना फ्रूटफुल नहीं लगता है मुझे, है ना। तो जो टॉपिक हमारा बचा है जैसे नॉन टेक्निकल में स्कोरिंग करना ज़रूरी है, तो उसका मैं मतलब स्टार्ट कर सकता हूँ, कुछ नोट्स वगैरह शेयर कर सकता हूँ। तो ये हो गई ओवरऑल स्ट्रेटेजी, है ना। एंड सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके पास 20 दिन है तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मुझे किसी भी हालत में टॉप 10 या टॉप 20 रैंक में आना है। और आपको सारी चीज़ें बता दी कि कैसे पढ़ सकते हैं आप, क्या क्या रिसोर्सेज आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको चीज़ें खुद से समझ में नहीं आ रही है तो यूट्यूब की किसकी वीडियो देख सकते हैं आप। ये सारी चीज़ें मैंने शेयर कर दिया। अब आपके ऊपर है कि भाई आप कितनी मेहनत कर सकते हैं 20 दिन में, ठीक है। अगर आप वर्किंग है तो आपको मतलब आप जैसे निकाल सकते हैं 6 से 7 घंटे पढ़िए। अगर आप नॉन वर्किंग है और फुल टाइम घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं तो 8 से 10 घंटे आप निकाल सकते हैं, तो निकालिए। क्योंकि 20 दिन की तो बात है ना। और दिसंबर में 1 जनवरी से पहले अगर आपको एक श्योरिटी हो जाएगी भाई मेरे पेपर अच्छा गया है तो मुझे जॉब मिल सकती है, तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी, ठीक है। आपके लिए भी और आपकी फैमिली के लिए भी, है ना। तो ये थी बस ओवरऑल एक छोटी सी स्ट्रेटेजी। टॉपर्स को मैं मतलब देख रहा हूँ कि भाई अगर टॉप 10 रैंकर्स कहीं पे मिलेंगे, है ना, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर वो थोड़ा बहुत ही अपना शेयर करेंगे भाई उन्होंने 300 से ज़्यादा कैसे स्कोर किया। क्योंकि जो एक्चुअल में एग्ज़ाम पे प्रोसेस से गुजरा है, एग्ज़ाम में बैठा है, 300 से ज़्यादा स्कोर किए हैं। क्योंकि उसके लिए भी तो पेपर एक तरह से अनप्रेडिक्टेबल होगा ना। तो मतलब उसने क्या कुछ अलग किया, तो वो मैं ट्राई करूँगा कि टॉपर्स को लेके आऊँ ग्रुप में, ठीक है। तो बस यही है जो भी था, है ना। तो बेस्ट ऑफ लक।